जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए आप सबका सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्टतः वर्णन करते हैं कि दया सबसे बड़ी पुण्य की कुंजी है और कष्ट पाप का सबसे बड़ा चाबी। सो हमें ये प्रयत्न करना है कि हम दया करें और पाप के अनुभागी बनने से बचें। ये पाप और पुण्य का जो कर्म है ना, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। एक दृष्टांत है, एक सेठ जी थे, अनायास ही अपने मैनेजर को केबिन में बुला करके डांट दिए। क्योंकि बिना कारण का मैनेजर को उन्होंने डांटा था, तो मैनेजर को गुस्सा तो बहुत आया। मैनेजर आग बबूला तो बहुत हुए, परंतु कुछ बोल न सके। खून के घूंट पीते हुए वहां से निकले, अपने केबिन में आए और उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया। अपने स्टाफ का कुछ चेक करने लगे और उसके बाद से वो जो क्रोध की आग वहां पर चली थी, वो यहाँ पर इन्होंने बुझा दिया। अपने स्टाफ पर इन्होंने अपने गुस्सा उतार दिया और अपने कर्मचारी को खरी खोटी सुना डाली। कर्मचारी को भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्या बात है, रोज मैं ऐसे ही काम करके ले जाता हूँ, मेरे मैनेजर साहब प्रसन्न हो जाते हैं, और आज इसी काम को लेकर के पता नहीं क्यों भड़क गए। मन तो उसा भी किया कि उलाट दूं, परंतु नौकरी के डर से गुस्सा को पी गया और बाहर निकला। बाहर निकला तो वो अपना गुस्सा किस पर उतारेगा। प्रीमाइसेस से निकलते निकलते उसको वॉचमैन मिल गया और वॉचमैन को उसने खरी खोटी सुना डाली और अपना गुस्सा उसने वॉचमैन पर उतार दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी का नहीं। वॉचमैन को समझ में नहीं आया कि ये साहब मुझे क्यों डांट करके चले गए। वॉचमैन का ड्यूटी खत्म हुआ, वो घर पे गया, आओ देखा न ताव, और अपनी पत्नी को डांटने लगा। उसकी पत्नी को समझ में न आया, ये क्या हो गया, ड्यूटी से आकर के रोज मुझे दुलारते हैं, आज ड्यूटी से आकर के मुझे डांटने लगे। जैसे तैसे उसने अपने पति के गुस्से को बर्दाश्त किया और रूम से बाहर निकली और उसका बच्चा टीवी देख रहा था। बस गई और दे दनादन 2 थप्पड़ लगा दिया अपने बच्चे को। बोला, ये निकम्मा दिन भर टीवी देखता रहता है, इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। कहने का मतलब कि वॉचमैन की पत्नी ने बच्चे पर गुस्सा उतार दिया। अब बच्चा किस पर गुस्सा उतारे। बच्चा घर से निकला बैट लेकर के खेलने के लिए, और घर से कुछ दूर आगे गया तो देखा कि एक कुत्ता बैठा हुआ है। खींच के एक बैट मारा उस कुत्ते को। कुत्ता कहाँ कहाँ करते भागने लगा। कुत्ता सोच रहा है, रोज तो मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ, आज मैंने क्या कर दिया, आज ही आकर के मुझे मार के भाग गया। कुत्ता यही सोच करके आगे बढ़ते जा रहा था। संयोग की बात है कि थोड़ी देर के बाद से एक व्यक्ति उधर से गुजरते हैं और क्रोधित कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट लिया। एनर्जी का ट्रांसफर फिर से यहाँ पर हो गया। क्रोधित कुत्ते ने जब उस व्यक्ति को काट लिया, जानते हो व्यक्ति कौन था? ये वही सेठ जी थे जो अपने मैनेजर को प्रारंभ में डांटे थे। तो जहां से ये नेगेटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हुई थी, वहीं पर पहुंच गई। अब जब सेठ जी को कुत्ते ने काट दिया, सेठ जी जन्म भर ये सोच सोच करके परेशान होते रहे कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि कुत्ता ने आकर के ऐसे काट दिया। वो तो रोज ही धूम मिलाते हुए मेरे पास आता है और आज आकर के मुझे काट लिया। इसको नियति का खेल ना कहूं तो क्या कहूं। साहब, ये कर्म का खेल है और कर्म आज नहीं तो कल पीछा पड़ता ही है और कर्म का फल भोगना ही है। और कर्म के फल को भोगते भोगते जब आदमी की दृष्टि ओझल हो जाती है, जब कुछ तार्किक उत्तर नहीं मिलता है, तो वो हमारे जैसा
किसी ज्योतिषी के शरण में चले जाते हैं कि आज दिन ठीक नहीं चल रहा है, देखिए क्या हो गया पता नहीं, कंपनी से आए और कुत्ते ने काट दिया। हम अपना निकालते हैं कुंडली और देखना शुरू करते हैं। कहने का मतलब कि घूम फिर करके हम ज्योतिष के पास आ ही गए। तो जब हम ज्योतिष के पास आ ही गए तो उसके बाद से हमें जब हम ज्योतिष के पास आ ही गए तो हम कल हमारी चर्चा हुई थी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाद सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम में हमने स्टार को डिफाइन किया था, कॉन्स्टेलेशंस को डिफाइन किया था, नक्षत्र समझे थे, ग्रह समझे थे, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उपग्रह भी समझे थे। हमने ऑर्बिट भी देखा था कि किस तरीके से ग्रह जो है अपने 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 कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। अगर ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो ये प्लेनेट की श्रेणी से इनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमने बात किया था कि इससे 2006 से पहले प्लूटो भी इस सोलर सिस्टम का एक ग्रह हुआ करता था। 2006 के बाद से IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सोलर सिस्टम के प्लेनेट वर्ड से हटा दिया। Now Pluto is not planet, Pluto is only बौना ग्रह। प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लेनेट बन के रह गया है, प्लेनेट की श्रेणी से उसको निकाल दिया गया। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कि प्लेनेट का एक डेफिनेशन उन्होंने 2006 में डेराइव किया। डेफिनेशन बदल जाएगा, टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। 2006 से पहले डेफिनेशन कुछ और था, 2006 में डेफिनेशन चेंज कर दिया गया प्लेनेट्स की। उन्होंने 3 स्टैंडर्ड को रखा प्लेनेट बनने के लिए। पहला ये कि वो कैलेस्टियल बॉडी जो केवल और केवल सूर्य के चक्कर लगाती है, जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य की परिक्रमा करती हो, उसको ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। ध्यान रहे, चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इस डेफिनेशन पे चंद्रमा आउट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन उन्होंने ये बताया कि जो कैलेस्टियल बॉडी होगी उनकी ग्रेविटेशनल पावर इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो करीब करीब गोलाकार या वृत्ताकार, अर्धगोलाकार शेप में आ जाए, अंडाकार शेप में आ जाए। त्रिभुजकार में आए प्लेनेट नहीं कहलाएंगे, चौकोर हो जाए प्लेनेट नहीं कहेंगे, स्क्वायर हो जाए प्लेनेट नहीं कहेंगे। प्लेनेट वो होगा जो अपने ग्रेविटेशनल पावर से अपने आप को एक गोलीय पिंड के रूप में, अंडाकार पिंड के रूप में, हल्का फुल्का गोली चलेगा, एग्जैक्ट गोली नहीं होता, वो गोलीय पिंड के रूप में अपने आप को अगर प्रदर्शित करता है तो वो ग्रह कहलाएगा। प्लूटो पहले और दूसरे दोनों कंडीशन पास कर गया। थर्ड कंडीशन ये था कि ग्रह वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्बिट पे रन करेगा, अपनी कक्षा पर ही उसको चक्कर काटना है, वो किसी दूसरे के कक्षा को क्रॉस नहीं करेगा। प्लूटो का क्या था कि वो चलते चलते कुछ आगे जाकर के वो नेपच्यून के ऑर्बिट में घुस जाता था और नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करके फिर बाहर निकलता था। और इसके चलते क्या किया कि यूनियन ने प्लूटो को ग्रह के डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। तो 2006 के बाद से 9 नहीं 8 ग्रह है। Now there are only 8 planets existing in the solar system. From Sun, number 1 is Mercury, number 2 Venus, number 3 Earth, number 4 Mars. These are the inner planets. Outer planets Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. हिंदी में समझ लेते हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद से मंगल, मंगल के बाद से इनर ग्रह, उसके बाद से बृहस्पति जिनको गुरु कहते हैं, शनि, अरुण और वरुण।
अभी ये सिर्फ 8 ग्रह ही बचे हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि इनका ये इनका ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में ही इनको चलना है। ये जो पृथ्वी के जो ऑर्बिट है, ये जो 3rd नंबर का जो शो कर रहा है पृथ्वी का ऑर्बिट, पृथ्वी जो है 365 दिन और लगभग 6 घंटे में एक ऑर्बिट पूरा करती है। ये जो लगभग 6 घंटे का हिसाब है, आपको बता दें हम इसको एडजस्ट करते हैं जब एक साल में 6 घंटे, दूसरे साल में एक्स्ट्रा 6 घंटे 12 घंटे, तीसरे साल में एक्स्ट्रा 6 घंटे 18 घंटे, चौथे साल में एक्स्ट्रा 6 घंटे 24 घंटे। ये 4 साल में एक्स्ट्रा 6 आवर्स करके 24 घंटे हो जाते हैं। और इस 24 घंटे को एक दिन बना करके लीप ईयर फरवरी 29 डेज का किया जाता है, और तब उसको एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। प्रिज्यूम करते हैं कि लीप ईयर कोई चीज होता ही नहीं है। अगर लीप ईयर कोई चीज होता ही नहीं है तो आपको सबसे चौंकाने वाले आंकड़े ये आएंगे कि एक साल में 6 घंटे हो गए, 4 साल में 1 दिन हो गए, 40 साल में 10 दिन का गैप हो जाएगा, 80 साल में 20 दिन का गैप हो जाएगा, 120 साल में 30 दिन का गैप हो जाएगा, 360 साल में 90 दिन का गैप हो जाएगा। 90 दिन का गैप मतलब 3 महीने का। अगर इसको लीप ईयर के से एडजस्ट नहीं किया गया तो पता चला कि न्यूज़पेपर वाले लिखेंगे कि अप्रैल में कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, क्योंकि दिसंबर में जो ठंडी होनी चाहिए थी वो लीप ईयर में आपने एडजस्ट किया नहीं, उसका कैलकुलेशन मार्च अप्रैल में चला गया। अक्टूबर नवंबर में न्यूज़पेपर वाले लिखेंगे कि तपतपाती धूप में दिल्ली गर्मी के मारे छटपटा रही है। तो इसलिए ये कैलेंडर को ठीक करने के लिए लीप ईयर सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है। हिंदी में भी ऐसे ही है, ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हिंदी में भी जब चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष माघ फागुन, ये सब जितने महीने आते हैं, इन महीनों के बाद से 2 साल 3 साल में अधिपक्ष और अधिमाह का समायोजन किया जाता है, और इस तरीके से कैलेंडर को एडजस्ट किया जाता है। अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये शिफ्टिंग होती जाएगी क्लाइमेट की, और बड़ा एक हास्यास्पद इसके सामने आ जाएगा। तो ये है इनका ऑर्बिट का, और इस ऑर्बिट के अनुसार सबको अपने अपने जितने भी प्लेनेट हैं उनको अपने अपने ऑर्बिट में ही मूव करना है। अब क्या है, जैसे कि कल हमने बताया सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हमने बता दिया। सोलर सिस्टम में ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर से देखते हैं, ये इनर प्लैनेट्स हो गए। इनको रॉकी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इनर प्लेनेट्स को रॉकी प्लेनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्य के ज़्यादा नज़दीक हैं, पक जाते हैं, और पक के ये बहुत हार्ड हो गए हैं, तो इसलिए इनको रॉकी प्लेनेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो बाहर के जो ये 4 प्लेनेट्स हैं, ये गैसियस प्लेनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर हैं और ये पके हुए नहीं हैं, ये अभी भी गैसियस और लिक्विड फॉर्म में है ये, तो इसलिए इनको गैसियस प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 हो गए। जब हम ज्योतिष में पढ़ते हैं, और ध्यान रहे इसमें सूर्य जो है तारा है, यहाँ पर चंद्रमा जो है उपग्रह है। अब जब हम ज्योतिष में आते हैं तो ज्योतिष में ये चीजें बदल जाती है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, समझने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ये 8 ग्रह जो है सोलर सिस्टम को ने एक्सेप्ट किया है। जब हम ज्योतिष में चलते हैं तो बुध को एक्सेप्ट किए, शुक्र को एक्सेप्ट किए, पृथ्वी को नहीं एक्सेप्ट किए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो हम खुद हैं, पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो हमें किसी न किसी को स्टेशनरी मान करके रिलेटिवली बाकी को मूव कराना पड़ेगा, नहीं तो अध्ययन ही नहीं हो पाएगा।
इसलिए जब हम ज्योतिष पढ़ने लगते हैं तो ज्योतिष में हम पृथ्वी को एक पिंड मान लेते हैं, स्थिर पिंड मान लेते हैं, और पृथ्वी के विषय में हम नहीं गणना करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है ग्रह नहीं है, मंगल है ग्रह, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून का मैंने कल भी बताया था, ये लगभग 500 करोड़ किलोमीटर दूर है और इनका पृथ्वी पर दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नगण्य प्रभाव है। और इसलिए जब हम ज्योतिष में गणना करते हैं तो यूरेनस और नेपच्यून को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो पृथ्वी नहीं कंसीडर किए, यूरेनस कंसीडर नहीं किए, नेपच्यून कंसीडर नहीं किए। 3 को 8 में से हमने 3 को निकाल दिया, हमारे पास बच गए सिर्फ 5। हमारे पास सोलर सिस्टम के जो प्लेनेट हैं वो सिर्फ 5 बच गए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सिर्फ 5 प्लेनेट्स बच गए। ज्योतिष में क्या होता है, सोलर सिस्टम में जो ग्रह है उसका डेफिनेशन जो है यह है कि द celestial body which revolves around the sun that is known as planet। बाकी जो 2-3 कंडीशन फुलफिल करते हैं। ज्योतिष में क्या है, यहाँ पर प्लेनेट का जो हिंदी शब्द है वो ग्रह है। ग्रह शब्द जो है वो संस्कृत ग्रहण से लिया गया है। ग्रहण मतलब रिसीव करना, टू रिसीव समथिंग। पृथ्वी पर जो कुछ भी बाह्य सेलेस्टियल बॉडी है उनसे अगर हम कुछ ग्रहण करते हैं, अगर उनका इफेक्ट हम पर पड़ता है तो उनको हम ग्रह की श्रेणी में ले लेते हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें ग्रह उसको कहते हैं जो तारों की परिक्रमा करता है। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं, ग्रह उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य की परिक्रमा करता हो, केवल और केवल जो सूर्य की परिक्रमा करता हो अपने एक ऑर्बिट में, और जो देखने में गोली जैसा लगे उसको प्लेनेट कहते हैं। तो प्लेनेट का इसमें 3 कंडीशन हो गया, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, वो देखने में स्फेरिकल गोलीय हो, और वो अपने ऑर्बिट में ही रिवोल्यूशन कर रहा हो, किसी दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जा रहा हो। ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गए और 8 ग्रहों का नाम आ गया, प्लेनेट्स का नाम आ गया। प्लेनेट्स को जब हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो उनके लिए हमने ग्रह शब्द का उपयोग किया है। ग्रह शब्द संस्कृत से लिया गया है और उसका अर्थ होता है ग्रहण करना। तो जब ज्योतिष में हम ग्रह पढ़ते हैं तो उसमें पृथ्वी को स्टैटिक मान लेते हैं, पृथ्वी को स्टैटिक मान लिए और यूरेनस और नेपच्यून का हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो 5 ग्रह वो सोलर सिस्टम वाले एज इट इज हम एडॉप्ट कर लेते हैं। बाकी हमें ये देखना है कि पृथ्वी पर और पृथ्वीवासियों पर और किसका किसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है, उनके चलते दिन होती है, रात होती है, दिन होते हैं, रात होती है, सुबह होती है, शाम होते हैं, गर्मी होती है, ठंडी होती है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो सूर्य के प्रभाव को तो अनदेखा किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए ज्योतिष गणना के लिए सूर्य को ग्रह के रूप में लिया गया है। उसी तरीके से पृथ्वी के उपग्रह जो चंद्रमा है, इनसे हम पूरे महीने की तिथियां गिनते हैं, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, और यही गिनती कृष्ण पक्ष में चलेगी अमावस्या। चंद्रमा की चांदनी में हम कितने लुभावने हो जाते हैं, कितने हम गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा मन खिल उठता है चंद्रमा की चांदनी में। और सूर्य और चंद्रमा जब एक रेख में होते हैं तो समुद्र में ज्वार भाटे आ जाते हैं, समुद्र के जल को चंद्रमा और सूर्य उठा लेते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर तो है, इसलिए ज्योतिषीय गणना के लिए हमने सूर्य को भी हमने ग्रह की श्रेणी में रखा है और चंद्रमा को भी ग्रह की श्रेणी में रखा है। तो 5 पहले के ले लिए और सूर्य और चंद्रमा को मिलाकर के 7 हो गए, 7 प्लैनेट्स हो गए। जब ज्योतिषाचार्यों ने कैलकुलेशन शुरू किया तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि कुछ कैलकुलेशन मिसिंग हो रहा है। तो उन्होंने इमेजिनरी 2 प्लैनेट्स को क्रिएट किया। उन्होंने देखा कि जो पृथ्वी का एक नॉर्थ पोल और पृथ्वी का साउथ पोल, ये ऑलमोस्ट 6 मंथ ये डार्कनेस में रहता है।
इस डार्कनेस का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। तो क्यों ना ये जो डार्कनेस वाला एरिया है उनका कुछ नामकरण कर दिया जाए। तो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल वाला डार्कनेस एरिया है उसका उन्होंने राहु नाम रख दिया। पृथ्वी के जो साउथ पोल वाला डार्कनेस एरिया है उनका केतु नाम उन्होंने रख दिया। तो 5 + 2 + 2 9। तो इस तरीके से ज्योतिष में हम इन 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। और सौर मंडल में जब हम सोलर सिस्टम में जहाँ एक जगह हम सन को स्टार पढ़ते हैं, मून को सैटेलाइट पढ़ते हैं, वहां पर ज्योतिषीय गणना के पर्पस से सूर्य को और चंद्रमा को, इन दोनों को भी हम ग्रह के रूप में ही हम पढ़ते हैं। ये परिभाषा का खेल है, इसमें गलती और सही का खेल नहीं है। ज्योग्राफी भी अपने जगह सही है, फिजिक्स भी अपने जगह सही है, सोलर सिस्टम भी अपने जगह सही है डेफिनेशन के अनुसार। ध्यान रहे ये डेफिनेशन 2006 में चेंज हुआ है, और ये सिर्फ 2006 में नहीं चेंज हुआ, इससे पहले भी चेंज हुआ है। इससे पहले 10 प्लेनेट हुआ करते थे, फिर 9 हुए, फिर 2006 में करके 8 कर दिया। क्या आपने किया? डेफिनेशन आपने चेंज कर दिया। वही डेफिनेशन यहाँ पे है। दूसरा डेफिनेशन है ज्योतिष में। ज्योतिष में ग्रह का डेफिनेशन है कि जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं। दूसरे अर्थों में वो सारे कैलेस्टियल बॉडी जिनका पृथ्वी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, वो सारे कैलेस्टियल बॉडी जिनका पृथ्वी और पृथ्वी वासियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, उनको हम ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। और इस डेफिनेशन के अनुसार सूर्य और चंद्रमा भी ग्रह की श्रेणी में लाए जाते हैं। तो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो है फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का है। कल मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आगे बताएंगे कि सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिषी कैसे ग्रह के रूप में लिखते हैं और सोलर सिस्टम वाले कैसे उनको तारा और उपग्रह के रूप में लिखते हैं। हमें आशा है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी कि ज्योतिषी भी एक जगह पे सही है और वैज्ञानिक भी एक जगह पे सही है। वहाँ का डेफिनेशन अलग है, यहाँ का डेफिनेशन अलग है। सीधी सीधी भाषा में मैं आपको ये बताऊं कि इंग्लिश में टोमेटो जो होता है उसको हिंदी में टमाटर कहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कई बार ट्रांसलेशन, सब सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन हो भी नहीं पाता है। अगर मैंने अगर इसको पहन रखा है ये कलावा, इस कलावा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो सेक्रेट थ्रेड लिखेंगे। अगर इसको हम सेक्रेट थ्रेड लिखेंगे तो जो जनेऊ हम पहन रहे हैं इसको क्या लिखेंगे? इसको भी सेक्रेट थ्रेड, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। जनेऊ भी सेक्रेट थ्रेड हो गया, ये कलावा भी सेक्रेट थ्रेड हो गया, यहाँ पर जो गले में एक थ्रेड पहनते वो भी सेक्रेट थ्रेड हो गया। साहब आपके पास एक ही टर्मिनोलॉजी है, हमारे पास सांस्कृतिक विविधता के चलते हर सब टर्मिनोलॉजी के लिए अलग अलग शब्द है। और ये शब्दों का चमत्कार है, ये परिभाषाओं का चमत्कार है। इसलिए आज से ध्यान रखिए, हमारे ज्योतिषी कंप्यूटर नहीं सुपर कंप्यूटर थे, वो गलती कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने गणितीय गणना नहीं, उन्होंने ज्योतिषीय गणना के लिए चलिए सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह की श्रेणी में रखा था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक जय श्री राम।